नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे दुनिया की टॉप डेड लिस्ट स्ट्रक्चर्स के बारे में। ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जिनकी वजह से हजारों लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। टावर ऑफ साइलेंस। टावर ऑफ साइलेंस एक गोलाकार पत्थर का ढांचा होता है जिसका निर्माण पारसी धर्म के अनुसार मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए किया जाता है। पारसी समुदाय मानता है कि मृत शरीर अशुद्ध होता है और इसे जलाना या दफनाना प्रकृति को दूषित कर सकता है, इसलिए वो इसे एक खुले और गोल टावर के नीचे छोड़ देते हैं, गिद्धों द्वारा खाए जाने के लिए। यह ढांचा आमतौर पर एक ऊंची पहाड़ी या शांत इलाके में बनाया जाता है। इसमें 3 गोल घेरे होते हैं, बाहरी हिस्सा पुरुषों के लिए, बीच का हिस्सा महिलाओं के लिए और भीतरी हिस्सा बच्चों के लिए। और इन हिस्सों में शवों को रखा जाता है और फिर गिद्ध उन्हें खा जाते हैं और हड्डियों को बाद में टावर के बीच बने कुएं में डाल दिया जाता है, जहां वे प्राकृतिक रूप से गलती हैं। लेकिन मृत शरीरों से निकलने वाले कीटाणु, बैक्टीरिया और सड़न इस जगह को जैविक दृष्टि से बहुत खतरनाक बना देते हैं, इसलिए इसके आसपास रहना भी कई बार स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, जिस कारण यह स्थान आम लोगों के लिए पूरी तरह से बंद है। और अगर कोई बिना अनुमति यहाँ चला जाए तो वह गंभीर संक्रमण या बीमारी की चपेट में आ सकता है। बीते कुछ दशकों में भारत में गिद्धों की संख्या कम हुई, जिससे शवों का प्राकृतिक विघटन भी धीमा हो गया। इससे बदबू, संक्रमण और वातावरण में अशुद्धि का खतरा और बढ़ गया। यह परंपरा लगभग 3000 साल पुरानी है और इसका संबंध ईरान के पारसी धर्म ग्रंथ अवेस्ता से है। पारसी धर्म में 4 तत्वों अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी को पवित्र माना जाता है, इसलिए शव को इनमें से किसी के भी संपर्क में लाना धर्म विरुद्ध है। यह अपने आप में एक साइलेंट बट डेडली संरचना है, जहां आम इंसान का जाना न केवल मना है बल्कि जानलेवा भी हो सकता है। द कैटाकॉम्ब्स ऑफ पेरिस। यह कैटाकॉम्ब्स असल में एक विशाल अंडरग्राउंड सुरंग प्रणाली है, जिसे शुरुआत में पत्थर निकालने के लिए यानी लाइमस्टोन कोरेज के लिए बनाया गया था। लेकिन 18वीं सदी जब पेरिस के कब्रिस्तान पूरी तरह भर गए और बीमारियां फैलने लगी, तो सरकार ने लाखों शवों को निकालकर इन्हें सुरंगों में स्थानांतरित कर दिया। और अब ये सुरंगें इंसानी हड्डियों और खोपड़ियों से बनी दीवारों में बदल चुकी हैं और मौत की भूल भुलैया बन गई है। अगर कोई बिना गाइड या नक्शे के इन कैटाकॉम्ब्स के अंदर चला जाए तो उसके बाहर निकलने की संभावना ना के बराबर है। कई लोगों की गुमशुदगी की रिपोर्ट्स भी दर्ज हो चुकी हैं और कुछ कभी मिले ही नहीं। लाखों खोपड़ियों और कंकालों के बीच रहने से लोगों का भ्रम, घबराहट, मानसिक तनाव और हेलुसिनेशन होने की घटनाएं सामने आई है। यहाँ की हवा भारी और दम घुटने वाली है। वेंटिलेशन कम होने के कारण वहां लंबे समय तक रहना जानलेवा हो सकता है। सरकार ने यहाँ के अधिकांश क्षेत्र बंद कर दिए हैं, लेकिन कुछ लोग चोरी छिपे अंदर आते हैं और इनमें से कुछ लोग कभी बाहर नहीं लौटते। 1990 के दशक में एक व्यक्ति कैमरा लेकर कैटाकॉम्ब्स में घुसा और कभी वापस नहीं आया। उसका कैमरा बाद में मिला, लेकिन वो आदमी नहीं मिला। कैमरे में उसका भागना, डर और भटकना भी रिकॉर्ड हुआ था। कुछ हिस्सों में गुप्त पूजा स्थल, गुप्त गैलरी और अजीब चित्र मिले हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इन सुरंगों का इस्तेमाल अकल्ट रिचुअल्स यानी तांत्रिक गतिविधियों के लिए भी किया जाता है। फ्रांस सरकार ने कैटाकॉम्ब्स का केवल 1.5 किलोमीटर हिस्सा टूरिज्म के लिए खोला है, बाकी 290 किलोमीटर प्रतिबंधित और खतरनाक है। कुछ लोग खुद को कैटाफाइल्स कहते हैं। ये ऐसे अंडरग्राउंड एक्सप्लोरर हैं जो छिपकर बंद रास्तों से अंदर जाते हैं। इन लोगों में से कुछ ने वहां पार्टियां की, मूवी थिएटर बनाए, लेकिन कई लापता भी हो गए। 1780 में पेरिस के लेस इनोसेंट कब्रिस्तान में बाढ़ आई, जिससे शव बाहर आ गए और बीमारी फैल गई। इसके बाद सरकार ने फैसला किया कि शवों को शहर के नीचे मौजूद खदानों में दफनाया जाए। यह कार्य 12 साल तक चला। पेरिस कैटाकॉम्ब्स सिर्फ एक ऐतिहासिक जगह नहीं है, यह एक अंडरग्राउंड नेक्रोपोलिस है। यहाँ जाना एक साहसी अनुभव हो सकता है, लेकिन अगर जरा भी चूक हो जाए तो यह भूल भुलैया आपकी कब्र बन सकता है। सर्कस मैक्सिमस। रोम के एवेंटाइन और प्लेंटाइन पहाड़ियों के बीच स्थित यह विशाल चैरियट रेसिंग स्टेडियम था, जहाँ 2.5 लाख दर्शक आसानी से आ सकते थे। इसकी लंबाई 600 मीटर और चौड़ाई 120 मीटर के आसपास थी, जिसमें 3 स्तरों में बैठने की व्यवस्था थी। लेकिन 140 ईस्वी में एक ट्रेजेडी हुई। सर्कस के ऊपर की बैठने की एक सेक्शन टूट गई, जिसमें लगभग 1100 लोग मारे गए। यह घटना इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा खेल स्थानीय हादसा माना जाता है। इस ट्रेजेडी के पीछे कहा जाता है कि इंपीरियल विस्तार के दौरान संभवतः सम्राट ट्रेंजेन ने 5000 अतिरिक्त सीटें स्थापित कर दी थी, जो संभवतः लकड़ी और कमजोर नींव वाली थी। उस सदी में लोग स्टेडियम की उम्र और संरचनात्मक कमजोरी के प्रति कम जागरूक थे। जांचें और मरम्मत भी पर्याप्त नहीं थी। ऐसा माना जाता है कि सर्कस मैक्सिमस के नीचे कई गुप्त सुरंगें भी थी, जो सम्राटों को आपातकालीन में भागने का रास्ता देती थी, और कुछ सुरंगें सीधे रोम के शाही महलों से जुड़ी थी। रथ दौड़ के बीच में एक लंबा पत्थर का स्ट्रक्चर होता था, जिसे स्पिना कहा जाता था। माना जाता है कि इसके नीचे प्राचीन पूजा स्थल, रहस्यमय प्रतीक और यहाँ तक कि काले जादू के अवशेष भी पाए गए।
स्थानीय लोग और कुछ पर्यटक दावा करते हैं कि आज भी रात में घोड़ों के टापों की आवाज़ या चीखते दर्शकों की गूंज सुनाई देती है, जबकि वहाँ कोई नहीं होता। फिडेने एम्पी थिएटर। फिडेने रोम से लगभग 8 किलोमीटर दूर उत्तर में स्थित एक प्राचीन नगर था। यहाँ लकड़ी से निर्मित एक विशाल एम्पी थिएटर था, जिसकी क्षमता लगभग 50,000 दर्शकों की थी। इस थिएटर का निर्माण एलिसिस नामक फ्रिडमैन ने किया था, लेकिन उन्होंने पैसे की लागत को बचाने के लिए नींव और सामग्री में भारी समझौता किया था। यहाँ लकड़ी का ढांचा मजबूत नहीं था, कमजोर नींव और सस्ते कंस्ट्रक्शन की वजह से इसे भारी जुर्माना भी भुगतना पड़ा। 27 CE में एम्पी थिएटर के उद्घाटन के दौरान यहाँ भीड़ सवेरे से जमा थी और ग्लेडिएटर मैच चल रहे थे। तभी अचानक जमकर चीखे और लकड़ी के तख्तों की दरारें सुनाई दी और फिर पूरी संरचना एक साथ धाराशाही हो गई। सुइटोनियस के अनुसार करीब 20,000 लोग मारे गए थे, वहीं टैसिटस के अनुसार 50,000 लोग घायल मृत हुए। संभवत दोनों आंकड़ों को मिलाकर यह संख्या बताई गई थी। सम्राट टिबेरियस, जिनका मुख्यालय कैप्री था, वहां तुरंत पुरुष बल भेजा गया और नजदीकी विकलांगों की मदद की व्यवस्था की और एटिलियस को इसका जिम्मेदार मानकर निष्कासित कर दिया गया। इसके बाद कम संपत्ति वालों को एम्पी थिएटर बनाने की अनुमति नहीं थी और हर संरचना को ठोस निर्माण, मजबूत नींव और निरीक्षण से गुजरना अनिवार्य था। यह हादसा प्राचीन के सबसे बड़े ढांचे फोलियर के रूप में इतिहास में दर्ज हुआ और इसके बाद रोमन इंजीनियरिंग में सख्ती और सुरक्षा मानकों की शुरुआत हुई, जिससे भविष्य के बड़े हादसों को रोका जा सके। वाजोंट डैम। इटली के उत्तर में एर्टो इकासो गांव के निकट 262 मीटर ऊंचा क्रांकिट डैम था। इसे 1957 से 60 में सोसाइटी एड्रियाटिका दी इलेक्ट्रिसिटा द्वारा डिजाइनर कार्लो सेमेंजा के नेतृत्व में बनाया गया था। बाद में इसे ENEL कंपनी ने संभाला था। डैम बनाने से पहले मॉन्टे टॉप पहाड़ी में भूस्तर संबंधी कई फ्रैक्चर पाए गए थे। कई भूवैज्ञानिकों ने एहतियात बरतने की सलाह दी, लेकिन SADE और सरकार ने उन्हें अनसुना कर दिया और मार्च 1959 में पास के लगो डी पोंटेसे झील में लैंडस्लाइड भी हुआ, जिससे भय भी बढ़ गया था, लेकिन फिर भी उपेक्षा जारी रही। 9 अक्टूबर 1963 की रात 10:39 पर 110 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से 260 मिलियन क्यूबिक चट्टानें मोंटी लोक से झील में धंस गई और यहीं से उत्पन्न हुई मेगा सुनामी। यह 3 विशाल लहरें उठी, एक कासो की ओर, दूसरी इल्टो की ओर और तीसरी डैम से ऊपर से निकलकर पेवी वैली की ओर चली गई, जिसकी ऊंचाई लगभग 150 से 250 मीटर थी। लोंगारोन इससे सबसे बुरी तरह से प्रभावित हुआ। यहाँ 2,500 लोग अपने घरों में सोते हुए पानी में बह गए, जो कुल आबादी का 80% था। और भी कई गाँव जैसे पिरोगो, रिवाल्ता, वेलेनोवा और फाइव भारी क्षति झेलने पर मजबूर हुए। डैम के कार्य में लगे 20 स्टाफ मेंबर्स, ऑफिस और होटल के अन्य लोग भी खत्म हो गए। सड़कें टूट गई, पानी डैम की ऊंचाई के ऊपर से निकल रहा था, फिर भी डैम संरचनात्मक रूप से बरकरार रहा। इतनी तबाही के बाद भी आज यह डैम संरक्षित स्थिति में खड़ा है, लेकिन फिर से कभी पानी से यह डैम नहीं भरा गया। 2008 में यूनेस्को ने इस हादसे को मानव और वैज्ञानिक भूल से होने वाली टॉप 10 ट्रेजेडी में गिना।